आज हम लोग शुरू करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स को लेकर के एक सेशन। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे आंसर्स लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे आंसर राइटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। लेट मी इंट्रोड्यूस टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here you can look at here, the first topic is importance of good answer writing skills। देखो, जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखने का हमारा मेन पर्पस क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो हमें ठीक तरीके से जज कर पाए कि हमने जो लिखा है, हमने जो पढ़ा है पूरे साल में, क्या वो हमें ठीक तरीके से समझ में आया है या नहीं। तो आपका जो आंसर राइटिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली चीज़, आंसर राइटिंग्स के मदद से हमें ये कम्युनिकेट करते हैं एग्जामिनर को कि हमारे सब्जेक्ट नॉलेज अच्छे हैं, मैंने जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, राइट। दूसरी चीज़, अगर आप अच्छा आंसर राइटिंग करते हैं तो ये आपके जो थॉट्स हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपके विचार हैं, राइट, क्या आप उसे लॉजिकली अरेंज कर पाते हैं आंसर बुक पे, ये भी हमें समझाता है। और तीसरा, ये हेल्प करता है हमें टू सिक्योर बेटर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला चीज़ है, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाए बोर्ड एग्जामिनेशन का, सबसे पहली चीज़ जो आप करोगे वो ये कि क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली पढ़ोगे। आप सभी को पता है कि CBSE क्लास 12th एग्जामिनेशन में और 10th एग्जामिनेशन में 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम देती है। क्यों? ताकि क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझा जा सके। और इस 15 मिनट में CBSE आपको अलाउ करती है सिर्फ क्वेश्चन रीडिंग के लिए। यू कैन नॉट राइट आंसर्स ऑन दी आंसर पेपर, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको करनी है, रीड दी क्वेश्चन पेपर, राइट। बिना क्वेश्चन पेपर पढ़े आप आंसर नहीं लिखेंगे। अब क्यों ज़रूरी है क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पढ़ना, क्यों ज़रूरी है? कई बार मैंने आंसर कॉपी चेक करते समय मैंने देखा है कि क्वेश्चंस किसी और बारे में है और आंसर आप किसी और बारे में कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर द एग्जामिनर्स टू गिव यू अ बेटर मार्क्स। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को समझिए। समझने के लिए दो तीन चीज़ें आपको बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहला चीज़ तो ये कि जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो कई सारे अलग अलग वर्ड्स से स्टार्ट होता है, जैसे हाउ, व्हाट, वाई, राइट। ये तो बहुत ही सिंपल से टर्म्स हैं, ये आपको समझ में भी आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको समझने में आपको परेशानी होती है। जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं डिस्कस। डिस्कस कहने का मतलब ही है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप इसे एलोबरेटली लिखें, थोड़ा बड़े आंसर्स की एक्सपेक्टेशन आपसे है एग्जामिनर की, राइट। एनालाइज, एनालाइज का मतलब क्या होता है कि आप पूरे पॉइंट्स को लिखिए और लिखने के बाद एनालाइज कीजिए कि उनके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, राइट। इवेलुएट का भी लगभग वैसा ही मीनिंग होता है। तो इस तरह के वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर हो जाइए सबसे पहली बात, और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो ये कि आपको डिटरमाइन करना है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, कितने वर्ड्स में मुझे इसका आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली मैंने देखा है कि क्लास 12, बिकॉज यू आर इन क्लास 12th नाउ, और अब आपको जो आंसर्स लिखने की हैबिट होनी चाहिए वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपके आंसर्स छोटे होंगे तो मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। लेट्स से अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 80 वर्ड्स में लिखना है। अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको लिखना है एटलीस्ट 200 वर्ड्स, राइट। इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, राइट। और जो हर एक क्वेश्चंस होते हैं उसके कुछ मार्क्स अलॉटमेंट किए हुए होते हैं। जैसे 8 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आएंगे आपको तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगे, राइट। और आपको देख के ही पता चल जाएगा कि पहला पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होगा। अगर मैंने पहले पार्ट को कवर किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, लास्ट के पार्ट को कवर किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, दैट मीन्स टोटल 8 मार्क्स। तो इस तरह से आपको ये मार्क्स कितना एलोकेट किया गया है ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे डाले हैं, राइट। इस आंसर को आप, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है
Rumors circulate only when they resonate with the deep fears and suspicion of the people. How was this statement true in the context of the 1857 revolt? Right? अब ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, आप इसको केयरफुली पढ़िए, आपको पता चलेगा कि दोनों क्वेश्चंस एक ही बात पूछ रहा है, लेकिन ये दूसरे वर्ड्स में। यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे रूमर्स एंड प्रोफेसीज, उसके बाद यहाँ पर भी है रूमर्स, यहाँ पर थर्ड वाले में अगेन रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मूविंग पीपल इनटू एक्शन, राइट। सो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर एक ही होंगे। अगर चेंज होगा कुछ तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में चेंजेस होंगे, बाकी इनके आंसर्स बिल्कुल सिमिलर होंगे। आपको इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर को याद नहीं कर सकते, राइट। आपके पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो आंसर्स पढ़ रहे हैं, राइट, उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको मॉडिफाई करना आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर देखो एक दूसरा क्वेश्चन है मार्क अलॉटमेंट को लेकर के। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। व्हाई डिड द ब्रिटिश एनेक्स अवध इन 1856, राइट। ये पहला पार्ट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। दूसरा पार्ट, ऑन व्हाट प्रिटेक्स दे कैरी आउट द एनेक्सेशन, मतलब ये पूरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और 4 मार्क्स इसको अलॉट किए गए हैं। हालांकि ये लिखा हुआ नहीं होगा, ये जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इट विल नॉट बी रिटन इन द एग्जामिनेशन, राइट। ये आपको अपने कॉमन सेंस लगा के आपको पता करना है कि हाँ एक पार्ट कितने मार्क्स का होगा, दूसरा पार्ट कितने मार्क्स का होगा, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुछ और क्वेश्चंस हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, राइट। आपके पास एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल्स देने होंगे, एविडेंस देने होंगे, राइट। ज़्यादातर आजकल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग ऐसे ही होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको एविडेंस देने हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, या नहीं करेक्ट है तो क्यों नहीं करेक्ट है, ये आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कंपेयर द रिलीजियस व्यूज ऑफ बुद्धा विद दोज ऑफ कंटेम्प्रेरी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये कंपेयर करने कह रहा है, राइट। अब ये कंपेरिजन आपको कहीं बुक में मिलेगा नहीं, आपको क्या करना है, दोनों के बारे में आपने पढ़ा है, बस आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आजकल सीबीएसई बहुत ज़्यादा पूछने वाली है और पूछती भी है, राइट। रिसेंटली सर्कुलर आया कि सीबीएसई 50% क्वेश्चन इसी तरह के फ्रेम करेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत कम आएंगे, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो इन सारे टर्म्स से स्टार्ट होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कॉम्पिटेंसी बहुत कम होता है, राइट। तो इन सारे क्वेश्चंस को हटा के अब सीबीएसई कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में डालेगी, तो आपको अभी से फेमिलियर हो जाना है, राइट। नाउ लुक एट हियर, एक और क्वेश्चन है, हाउ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ 14th सेंचुरी वाज डिफरेंट फ्रॉम टुडे एज टोल्ड बाय इब्न बतूता। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आज के प्रेजेंट टाइम से आपके नॉलेज को कंपेयर कर रहा है विद दी पास्ट। इसका मतलब ये है कि आपको इब्न बतूता ने क्या कहा है कम्युनिकेशन के बारे में, राइट, ये भी पता होना चाहिए। और आज के डेट में अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देख के, अपने आसपास में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है उसको देख करके दोनों के बारे में बताना। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेट मी मूव टू अनदर स्लाइड, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन आंसर। किसी भी आंसर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं सिंपली, और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये हर एक क्लास के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो 3 पार्ट होते हैं वो क्या क्या होता है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, सेकेंड वन होता है आपको उस पूरे आंसर्स की बॉडी तैयार करनी है, मतलब उस क्वेश्चन की क्या डिमांड है वो आपको यहाँ पर लिखना है, राइट। और तीसरा होता है कंक्लूसिव पॉइंट, मतलब आपको कंक्लूजन निकालना है, राइट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लुक एट दिस क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप ऑफ सिपॉय विद द सुपीरियर white officers underwent a significant change in the years preceding the uprising of 1857. Support this statement with example. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि
कि जो रिलेशंस थे इंडियन सिपाही के ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ 1820 से 1840 के बीच तो ठीक था, उसके बाद ये रिलेशन धीरे धीरे ख़राब होने लगा। अब इसको सपोर्ट करना है विथ एग्जाम्पल। अब देखो इसमें टोटल 3 पार्ट है। ये पहला पार्ट, राइट, ये दूसरा मैंने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है, जस्ट मैंने पॉइंट्स डाल दिए हैं, और तीसरा पार्ट ये है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, ये है इंट्रो। ये क्या है? ये है बॉडी, राइट। क्वेश्चन की जो मेन डिमांड जो कर रहा है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, और लास्ट में हम कंक्लूजन डालेंगे, राइट। तो थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन। रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन, सो लुक एट हियर। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप देखेंगे कैसे आपको इंट्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है। सबसे पहले तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बस उसी से कुछ लाइंस उठा के आप इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए। जो क्वेश्चन की टॉपिक है, राइट, वही आपको द इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लाइन को, राइट। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन में उसको तो जरूर लिखना है इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल कि अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 की इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है कि व्हाई रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन मूवमेंट, तो आपको क्या लिखना है, स्टार्टिंग करेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। इस तरह से एक लाइन लिखेंगे, राइट। फिर आप बॉडी वाले पार्ट में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारा यहाँ पर देखो, फिर से दोबारा से मैंने यहाँ पर डाला है ताकि आपको समझ में आ पाए। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1820s टू 1840s ब्रिटिश ऑफिसर्स, सेम क्वेश्चन जो पहले मैंने बताया था उसी का मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1820 टू 1840s ब्रिटिश ऑफिसर्स मेड डिलिबरेट एफर्ट्स टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन। देखो यहाँ पर पहले क्या लिखा है, 1820 से 1840 के बीच कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स पर्सनल एफर्ट डालते थे ताकि उनका रिलेशन क्या हो जाए, इंडियन सिपाही से अच्छा बना रहे। और दूसरा, हाउएवर दिस रिलेशनशिप ग्रेजुअली डिटेरियोरेटेड इन ईयर्स। अब ये क्या बता रहा है कि लेकिन आने वाले के समय के बाद 1840s के समय में ये जो रिलेशन है ये धीरे धीरे डिटेरियोरेट हुआ, खराब हुआ, राइट। तो दोनों पॉइंट कवर किए हमने इंट्रोडक्शन में, यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है। देखो अब बॉडी पे आते हैं। जब हम पूरा आंसर जब हम लिख रहे होंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले तो आपको या तो आंसर पॉइंट वाइज लिखना है या फिर डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखना है। पैराग्राफ्स आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करने हैं। अगर आप पॉइंट्स वाइज लिख रहे हो तो नंबरिंग करना मत भूलिए, क्योंकि ये नंबरिंग करने से क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं उनको मार्क्स देने में आसानी होती है, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पैराग्राफ्स फ्रीक्वेंटली चेंज करने हैं, राइट। जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये सब बॉडी वाले पार्ट में आएगा, राइट। और अपने आंसर को इन सारी चीज़ों के साथ भर के रखिए, मतलब आर्ग्यूमेंट्स दीजिए, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स लिखिए, डेट, एग्जाम्पल, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको डालेंगे तो आपका आंसर और ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। और आइडियाज़ लिंक्ड होने चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि कुछ एक अलग ही डायरेक्शन में एक पैराग्राफ लिखा, दूसरा पैराग्राफ दूसरे ही डायरेक्शन में लिखा है, राइट। थोड़ी बहुत लिंकेज होनी चाहिए दोनों के बीच, मतलब इवेंट अगर कोई आप लिख रहे हो तो उसका रीजन भी साथ में देना है, लिंकिंग होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको दोबारा से देखते हैं इसी आंसर को, राइट। ये बॉडी वाला पार्ट है। यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छे से फर्स्ट पॉइंट हमने जो लिखा है वो फ्रेंडली रिलेशन इन दी अर्ली पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले इसमें ये डिस्क्राइब करेंगे कि वाइट ऑफिसर और जो इंडियन सिपाही थे उनके बीच फ्रेंडली रिलेशन था, इसको सपोर्ट हम कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखेंगे इसमें, राइट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, चेंजेस इन दी 1840s। 1840s के बाद क्या क्या चेंजेस आए वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट। किस तरह से वाइट ऑफिसर एब्यूज़ करने लगे इंडियन सिपाही को, है ना, उन्हें किस तरह से इन्फीरियर समझने लगे, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे, राइट। नेक्स्ट हम लिखेंगे इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, दोनों के बीच इस तरह के जो रिलेशन ख़राब हुए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया बॉडी वाला पार्ट। नाउ कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। अब देखो कंक्लूजन करने का सबसे अच्छा तरीका कि जो आपने बॉडी में लिखा, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है,
उसको आपको दोबारा से रीइंस्टेट करना है। रीइंस्टेट करने का मतलब क्या है कि आपको दोबारा से वही पॉइंट बोलने हैं कि हाँ ऐसा हुआ था जो आपके मेन बॉडी में है, राइट। पूरे बॉडी मेन बॉडी को समराइज करके कंक्लूजन में छोटा सा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आंसर है ये आप फिर दोबारा लिख दें, छोटा करके थोड़ा सा कंक्लूजन वाला पार्ट आपको लिखना है। ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिस क्वेश्चन को, उसी का कंक्लूजन देखते हैं। द ग्रोइंग रेशियल सुपेरिटी अमॉन्ग ब्रिटिश ऑफिसर्स कपल्ड विथ मिस ट्रीटमेंट एंड अब्यूज कॉज द वंस cordial relation to collapse, setting the stage for widespread discontent, राइट। तो यहाँ पर देखो वापस से हम वही बातें बोल रहे हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के मिस ट्रीटमेंट, अब्यूज़, है ना, इनकी वजह से उनका जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, और बाद में क्या हो गया, वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट हो गया, जो कि बाद में 1857 रिवोल्ट का कारण। अगला जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि टाइम मैनेजमेंट, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो तो लास्ट में आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स, कई सारे क्वेश्चंस आप छोड़ दोगे, छोड़ने की वजह से आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चंस को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम अलॉट कीजिए, राइट। जो क्वेश्चन जितना डिजर्व करता है उतने वर्ड्स में ही लिखिए, ओवरलोड मत कीजिए, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, किसी एक क्वेश्चन को बहुत लंबा लिख देते हैं, किसी क्वेश्चन को हम बिल्कुल छोटा लिख देते हैं, राइट। ऐसा नहीं करना। दूसरा, हमेशा टाइम पर ध्यान रखिए, राइट। बेल बजती रहती है, घड़ी अपने साथ रखिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी नहीं छूटेंगे, और हर एक क्वेश्चंस को आप इक्वली वेटेज दे पाएंगे, जिससे आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। इसके अलावा दो चीज़ें और करनी है, प्रैक्टिस करना है बार बार क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको लिखना है, लिखने से पहले पढ़ना है, जब आप लिख लें तो फिर उसको रिव्यू करना है, कहाँ कमी रह गई है वो देखना है, दोबारा से नोटबुक टर्न करके, राइट। अगर आपको लगता है कुछ कमी रह गई, दोबारा से पढ़ना है, फिर लिखना है बिना देखे, फिर रिव्यू करना है। तो ये काम आप रेगुलरली कीजिए। सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कीजिए, जो आंसर्स आप लिखते हैं उसको रिवाइज कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बिल्कुल आप पढ़ के रट्टा मत मारिए, उसको सोचिए। जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम दीजिए अपने माइंड को टू थिंक अबाउट दैट मैटर, उसके बारे में सोचने दीजिए। जब आप सोच लेंगे तो ये आसानी से याद भी होगा, और एग्जामिनेशन में अगर कोई आंसर्स आपको याद भी नहीं है तो भी आप अपने वर्ड्स में उसका आंसर लिख सकते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि हमें हमेशा याद रखना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मुझे क्या बताना है इस आंसर में, राइट। अगर हमें यही नहीं पता रहेगा कि आंसर में लिखना क्या है, क्या बताना है, तो फिर आप डेविएट हो जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, राइट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ओवरलोड नहीं करना है किसी कंटेंट को, किसी आंसर में बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ओवरलोड करेंगे तो इससे दो नुकसान होते हैं। पहला तो ये कि आंसर्स में अगर आपने कोई गलत पॉइंट्स लिख दिए तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कि आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, राइट और नॉट। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे किसी एक क्वेश्चन को तो आंसर टाइम आपके पास लिमिटेड है, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इग्नोरिंग द क्वेश्चन फॉर्मेट, क्वेश्चन के फॉर्मेट को इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, आंसर भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। इसके अलावे कुछ चीज़ें और भी ध्यान में रखनी है कि जब भी आप आंसर लिखें तो कुछ टर्म्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पर देखो, जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये हाईलाइटेड पॉइंट्स, राइट। इसको तो हाईलाइट करना ही है, कुछ लाइन को अंडरलाइन भी करना है। जैसे कंक्लूजन वाले पार्ट में अगर मुझे अंडरलाइन करना होगा तो हम क्या अंडरलाइन करेंगे, मिस ट्रीटमेंट एंड अब्यूज़, राइट और नॉट, वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट, राइट, ठीक है, रेशियल सुपीरियरिटी, राइट। ये सारे पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करना है ताकि जो एग्जामिनर हैं उनकी नज़र डायरेक्ट उस पर पड़े और वो बिना आपके आंसर्स को पूरा पढ़े आपको मार्क्स दे दें। क्योंकि एग्जामिनर के पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, उन्हें भी बहुत सारे नोट आंसर बुक चेक करने होते हैं, तो उनका जो ध्यान है वो सबसे पहले वहीं पर जाता है जो आपने वर्ड अंडरलाइन किए। इसके एक नुकसान भी हैं, अगर आपने कोई ऐसा टर्म या कोई ऐसी चीज़ें अंडरलाइन कर दी जो गलत है
तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा कट सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आप अंडरलाइन कर रहे हैं आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हों कि ये बिल्कुल सही ही है। अगर वो गलत होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, राइट। ठीक है, आई होप हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। एग्जामिनेशन के दौरान दो चीज़ें और आपको ठीक ठीक करनी है, वो ये कि एग्जामिनेशन के दौरान बिल्कुल काम रहिए, राइट। ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो जो क्वेश्चंस पहले से आंसर्स याद करके रखें वो भी आप भूल जाएंगे, राइट। और आंसर्स पेपर को सबमिट करने से पहले एक बार थॉरली ज़रूर पढ़िए सारे आंसर्स को। कई बार हम क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ रहता है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, हम पढ़ लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, राइट। तो ऐसे गलती ना हो तो एक बार थॉरली क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट को एक बार दोबारा से पढ़ जाइए अगर आपके पास टाइम है तो, राइट। इससे क्या होगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट। और ये जो पूरा सेशन था इट इज़ नॉट ओनली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये आप बाकी के बच्चे भी जो दूसरे क्लासेस में पढ़ते हैं उनके लिए भी सेम ही एप्लीकेबल है। जस्ट मैंने एग्जांपल हिस्ट्री का दिया है, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यू विल गेट बेटर मार्क्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।